हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल JR मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स बना रहे होंगे। अगर आप योगा फाइल बना रहे हो और आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से बीएड फर्स्ट ईयर में योगा फाइल बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये फाइल। गाइस, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। मैंने आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड की हुई है बीएड प्रैक्टिकल फाइल्स की, उसमें आपको लगभग सारी बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स मिल जाएगी। आई होप कि वो सब आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये फाइल। आज की फाइल है योगा फाइल। ये है आपकी फाइल का फ्रंट पेज। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपने अपने इस फाइल में क्या क्या टॉपिक्स लिखे हैं, किन किन पॉइंट्स को आपने डिस्क्राइब किया है, ये सारी चीजें यहाँ पर आप लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले है कुछ कॉलम्स बने हुए हैं, विषय, पाठ का प्रकरण और पृष्ठ संख्या। यहाँ पर आप लिखेंगे व्यक्तित्व विकास के बारे में आप क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, व्यक्तित्व की परिभाषा, व्यक्तित्व सिद्धांत और व्यक्तित्व के निर्धारक। ये सारी चीजें आप यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं और किस किस पेज पर किए हैं ये भी आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर लिखेंगे योग। योग का परिचय देंगे और आप इसमें कुछ योग लिखेंगे। इसमें देखिए कौन कौन से योग हैं, चक्रासन, जानु शीर्षासन, वज्रासन, मंडूकासन, धनुरासन, सर्वांगासन, मयूरासन, शीर्षासन, प्राणायाम, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका उज्जाई प्राणायाम, अग्निसार प्राणायाम और शीतली प्राणायाम। तो आप इन सारे योग को क्या करेंगे, अपने इस फाइल में लिखेंगे। तो देखिए हमारी ये फाइल का फर्स्ट पेज है। यहाँ पर आप सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे व्यक्तित्व कि व्यक्तित्व क्या होता है, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए व्यक्तित्व का अंग्रेजी रूपांतरण पर्सनैलिटी होता है। मीन्स व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी, जो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या आवरण। ठीक है, इस तरह शाब्दिक अर्थ में पर्सनैलिटी का शब्द अर्थ हुआ बाह्य आवरण या खोल। तो ये हो गया आपका अर्थ कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, ये आप बता दिए हैं। इसके बाद आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप प्लीज इसको 360 रिजोल्यूशन पर इंक्रीज कर लीजिएगा। आप इसको एक्सप्लेन करने के बाद अब आप लिखेंगे व्यक्तित्व की परिभाषा। आप यहाँ पर व्यक्तित्व की परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। आलपोर्ट के अनुसार आप यहाँ पर लिखेंगे व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संस्करण है जो उसका वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। अब हम लिखेंगे मनु के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के कार्य के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का विशिष्ट संगठन है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद है आपका वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन के अनुसार ये क्या कहते हैं पर्सनैलिटी के बारे में, व्यक्तित्व जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन, मीन्स व्यक्तित्व की परिभाषा। अब हम देखेंगे व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के प्रकार, हम व्यक्तित्व के प्रकारों का अध्ययन कर व्यक्तित्व को समझने की चेष्टा करते हैं। इस विधि से व्यक्तित्व को समझने के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का श्रेणी विभाजन अलग अलग प्रकार से किया है। व्यक्तित्व के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए प्रकारों को बताया गया है। इसके बाद देखिए ये हम बताएंगे इसमें कुछ पॉइंट्स, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के क्या प्रकार होते हैं। तो देखिए भारतीय दर्शन में व्यक्तित्व 3 प्रकार के बताए गए हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो ये हो गए आपके भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। इसमें देखिए इसमें सतोगुणी व्यक्तित्व सर्वोत्तम होता है। सतोगुणी व्यक्तित्व अच्छे गुणों युक्त, उच्च आदर्शों, नैतिक मूल्यों तथा चरित्रवान होता है। इसके विपरीत तमोगुणी व्यक्ति कामी, क्रोधी, आलसी तथा अमानवीय गुणों से युक्त होता है। रजोगुणी व्यक्ति इन दोनों के मध्य की स्थिति होती है। तो ये हो गया आपका भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। अब हम आगे देख लेते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, शरीर रचना के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। शरीर रचना के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार बताए हैं। क्रेचमर के वर्गीकरण के अनुसार हम देखेंगे व्यक्तित्व के प्रकार। तो इसमें देखिए पहला है सुडोलकाय, एथलेटिक। तो इसमें आप देख लीजिए सुडोलकाय में क्या होगा,
अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा गाइस तो प्लीज आप इसको 360 रिजोल्यूशन पे इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए है आपका मिश्रित व्यक्तित्व, इसमें भी आप इसको लिख लीजिएगा। अब है आपका लंबकाय व्यक्तित्व, इसके बारे में भी आप लिख लेंगे। इस प्रकार के व्यक्तित्व दुबले, पतले तथा लंबे होते हैं, स्वभाव से शीघ्र क्रोधी, चिड़चिड़े स्वभाव वाले तथा निराश प्रवृत्ति के होते हैं। अब हम देखेंगे गोलाकाय। गोलाकाय क्या है? इस प्रकार के व्यक्तित्व नाटे, मोटे, चर्बी वाले, गोल आकार के होते हैं। ये व्यक्ति स्वभाव से प्रसन्नचित, मिलनसार तथा आराम प्रिय होते हैं। तो ये हो गया आपका किसके अनुसार? शरीर रचना के अनुसार। अब हम देखेंगे शील्डन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार क्या हैं। एंडोमार्फी, मेसोफॉर्मी और एक्टोमार्फी, इसके बारे में भी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसके बाद आगे है आपका मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बहुमुखी और दूसरा होता है अंतर्मुखी। बहुमुखी क्या होता है? ऐसे व्यक्ति सामाजिक, खुशमिजाज, मिलनसार और आशावादी होते हैं। अपना संबंध आदर्शवाद से अधिक यथार्थव्य से रखते हैं। खाने पीने में अभिरुचि अधिक होती है। और अंतर्मुखी कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्तित्व कम मिलनसार, आत्मकेंद्रित व रूढ़िवादी प्रकृति के होते हैं, पुराने रीति रिवाजों का आदर करते हैं। तो ये हो गया अंतर्मुखी। इसके बाद देखेंगे आइजैक ने व्यक्तित्व को 2 ध्रुवीय व 3 ध्रुवीय भागों में बांटा है। इसमें देखिए अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, स्नायु विकृति, स्थिरता और मनोविकृति। तो ये हो गए आपके यहाँ पर पॉइंट्स, और आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे शील गुण सिद्धांत क्या है। शील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुणों से ठीक वैसी ही बनी होती है जैसे एक मकान की संरचना छोटे छोटे ईंटों से बनी होती है। इसके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तित्व के किसी प्रकार द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, बल्कि भिन्न भिन्न प्रकार के शील गुणों द्वारा नियंत्रित होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद रहता है। अब हम देखेंगे आलपोर्ट ने शील गुण को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है। इसमें भी आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। अब हम देखेंगे कैटल का वर्गीकरण। इसमें देखिए सतही शील गुण होता है, मूल शील गुण होते हैं। अब हम देखेंगे व्यक्तित्व के निर्धारक। इसके क्या क्या निर्धारक होते हैं? देखिए जैविक निर्धारक मीन्स अनुवांशिक निर्धारक होते हैं, इसके जो कारक हैं। इसके बाद पर्यावरणीय कारक होते हैं। व्यक्ति के निर्धारक से तात्पर्य ऐसे कारकों से है जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसमें देखिए जो आपका जैविक कारक है या अनुवांशिक कारक है, इसमें आपकी शारीरिक संरचना आ जाती है। इसके बाद शरीर रसायन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां आ जाती हैं, फिर स्नायुमंडल आ जाते हैं। इसके बाद है आपका पर्यावरणीय कारक, इसमें आपका सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक इस तरीके से आ जाता है। तो अब हमारा स्टार्ट होता है योग। योग क्या है? योग के बारे में आप बताएंगे कि यहाँ पर योग कौन कौन से योग होते हैं, कौन कौन से प्राणायाम होते हैं और उनसे क्या लाभ होता है, क्या इनसे सावधानियां होती हैं, ये सारी चीजें आप अपनी फाइल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे योग। योग क्या है? योग का अर्थ है जोड़ना। जब व्यक्ति अपने समस्त शक्तियों को एकत्र करके, अपने ध्यान को एकाग्र करके अपने अस्तित्व का बोध करने का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने आप से जुड़ने का प्रयत्न करता है। तो इसे क्या कहते हैं? योग कहते हैं। आध्यात्मिक रूप से अपने मन, शरीर और आत्मा को एक साथ मिलाने की प्रक्रिया को ईश्वर के साथ जुड़ने की प्रक्रिया कहा जाता है। योग की उत्पत्ति महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र से मानी जाती है। महर्षि पतंजलि ने आत्म साक्षात्कार के लिए अष्टांग योग की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना है, जिसमें इसमें देखिए 8 कौन कौन से हैं अष्टांग योग? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये आपके हो गए। इसके बाद देखिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ आसन बताए गए हैं, जिसमें मुख्य आसन इस प्रकार है। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे चक्रासन। आप इसमें चक्रासन के बारे में लिखेंगे, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा चक्रासन को कि इसकी विधि क्या है, किस तरीके से आप इसको
यूज करेंगे, किस तरीके से इस योग को आप करेंगे। तो ये है इसकी विधि। इसके बाद हम लिखेंगे लाभ। इसके क्या लाभ है, क्या सावधानियां हैं। मेरुदंड में लचीलापन आता है, ये इसके लाभ है। इसमें पेट पतला होता है। इसमें क्या होता है, जांग, कूल्हे आदि मजबूत होते हैं। इससे गैस का विकार नष्ट होता है। इससे यकृत, प्लीहा और किडनी आदि क्या होते हैं, सबल बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके लाभ। इसके ऐसी सावधानियां भी देख लीजिए। जिसका कमर दर्द होता है उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। तो देखिए आसन क्या होता है ना, कि ये नहीं कि आप अपने आप को कष्ट में देके कोई आसन कर रहे हैं, कोई योग कर रहे हैं, नहीं। आसन और योग क्या होता है, आप अपने मन को शांत करने के लिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए करते हैं। तो इसीलिए सावधानियां भी होती हैं इसमें, कि कमर दर्द है तो आप ये आसन नहीं कर सकते हैं। अब है आपका जानु शीर्षासन। जानु शीर्षासन की आप विधि यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आप इसके लाभ लिख लेंगे। स्मरण शक्ति तीव्र होती है, जुकाम, कफ आदि का ठीक होना, टॉन्सिल की बीमारी में असरदार होता है, पेट की चर्बी को ठीक करता है, मेरुदंड को लचीला बनाना, ये सारी चीजें इसके क्या है, लाभ है। अब हम सावधानियां देखेंगे। जो अस्थमा के मरीज हैं ये आसन नहीं कर सकते, जो डायरिया के मरीज हैं वो नहीं कर सकते। इस आसन को जबरदस्ती ना करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई तकलीफ है तो आप ये आसन कर रहे हैं या फिर ये योग कर रहे हैं। अब है आपका वज्रासन। वज्रासन की विधि आप लिख लीजिएगा। आई वो आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो प्लीज आप 360 रेजोल्यूशन पे इंक्रीज कर सकते हैं इस वीडियो को। इसके बाद आप इसके भी वज्रासन के भी लाभ लिख लेंगे। स्मरण शक्ति बढ़ती है, नजर तीव्र हो जाती है, भोजन को पचा देता है, जांघों व पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसकी सावधानियां क्या है, घुटने में दर्द होने पर ये आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। घुटने या टखनों में चोट लगने पर यह आसन नहीं करना चाहिए। बवासीर के रोगी आसन ना करें। ये हो गया आपका। अब हम देखिए मंडूकासन। मंडूकासन की विधि आप लिख लीजिएगा। इसके बाद लाभ, पेट की चर्बी घटाने में लाभदायक होता है, पेट के रोगों के लिए लाभदायक होता है, डायबिटीज रोकने के लिए होता है, कब्ज व गैस में लाभदायक होता है, ठीक है। मंडूकासन। इसकी सावधानियां क्या है, पीठ दर्द होने पर यह आसन ना करें, ठीक है। पेट में कोई विकार है, ऑपरेशन होने पर ना करें, नाभि की समस्या होने पर ना करें, ठीक है। तो ये हो गया इसकी सावधानियां। इसके बाद है धनुरासन। आप धनुरासन के बारे में लिखेंगे, इसकी विधि के बारे में लिखेंगे, किस तरीके से धनुरासन करना है। अब हम इसके लाभ के बारे में लिखेंगे। पाचन तंत्र बेहतर होता है, ठीक है। ये सारी चीजें वजन घटाने में, महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित रोग दूर होते हैं, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। तो इस तरीके से ये हो गया कुछ लाभ इसके। और इसकी सावधानियां क्या हो गई हैं, कमर दर्द वाले ना करें, ठीक है। अल्सर और सिर दर्द, आंतों की समस्या वाले ना करें। ये सारी चीजें हो गई इसकी सावधानियां। अब हम देखेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन में भी आप इसकी विधि लिख लेंगे। अब आप देखेंगे इसके लाभ। थायराइड को सक्रिय व स्वस्थ बनाता है, मोटापा, दुर्बलता, कद वृद्धि की कमी व थकान आदि के विकार को दूर करता है। ये सारी चीजें इसके लाभ हो गए हैं। अब आप सावधानियां भी देख लीजिए। गर्दन पर अधिक दबाव ना डालें, शरीर का संतुलन बनाए रखें। मयूरासन। मयूरासन भी आप लिख लेंगे और इसके लाभ लिख लेंगे। लाभ लिखने के बाद आप क्या करेंगे, सावधानियां लिख लेंगे। इसके बाद शीर्षासन लिखेंगे, इसकी विधि। इसके बाद लाभ और सावधानियां। अब हम देखेंगे प्राणायाम। हमने योग देख लिया, अब हम प्राणायाम के बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देंगे, व्याख्या देंगे। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ होता है प्राण वायु पर नियंत्रण। यह दो शब्दों प्राण तथा आयाम से मिलकर बना है, जहाँ प्राण का अर्थ होता है प्राण वायु और आयाम का अर्थ होता है साधना, नियमन या नियंत्रण।
प्राणवायु का निरोध, जहाँ श्वास न आती है न जाती, अर्थात श्वास को आने जाने पर निरोध। यूं तो प्राणायाम के कई छोर बतलाए गए हैं, वैसे यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं: श्वास, प्रश्वास और निश्वास। तो आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसके बाद हम लिखेंगे कुछ सामान्य प्राणायाम है, जैसे कपालभाति हो गई। अब आप कपालभाति प्राणायाम के बारे में लिखेंगे, यहाँ पे इसकी विधि के बारे में लिखेंगे। इसके बाद विधि लिखने के बाद आप लिखेंगे इसके लाभ। लाभ क्या क्या है? इसके द्वारा हृदय, फेफड़े तथा मस्तिष्क के रोग दूर होते हैं। कफ, दमा, श्वास बीमारी में लाभदायक होता है, ठीक है। और यह मोटापा दूर करता है। मधुमेह, पित्त, अम्ल में से संबंधित रोगों को दूर करता है। मस्तिष्क एवं मुखमंडल का पोष बढ़ाता है। तो ये कुछ हो गया इसके लाभ। इसके बाद है आपको सावधानियां। सावधानियां में देखिए, उच्च रक्तचाप के रोगियों को प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ये सारी इसकी सावधानियां हो गई हैं। अब देखिए आप लिखेंगे भ्रामरी प्राणायाम के बारे में, ठीक है। इसकी विधि क्या होती है, इसके लाभ क्या होते हैं, सावधानियां क्या होती हैं, आप इन सब के बारे में लिखेंगे। वाणी और स्वर में मधुरता आती है और हृदय से संबंधित सभी रोग दूर करता है। ये सारी चीजें होती है। स्मरण शक्ति में वृद्धि करता है। इसकी कुछ सावधानियां होती हैं। इस प्राणायाम को मध्यम गति से करना चाहिए। ये सारी चीजें इसकी सावधानियां हो गई हैं, ठीक है। अब है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप इसकी विधि लिखेंगे, इसके लाभ लिखेंगे, इसकी सावधानियां लिखेंगे। इसके बाद है आपका भस्त्रिका प्राणायाम। आप भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में भी लिखेंगे। आई होप गाइस आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्लियर नहीं है तो आप 360 रिजोल्यूशन पर इंक्रीज कर सकते हैं इस वीडियो को। इसके बाद है आपका उज्जाई प्राणायाम। आप इसके बारे में भी लिखेंगे। इसके लाभ लिखेंगे, सावधानियां लिखेंगे। अब है आपका लास्ट अग्निसार प्राणायाम। आप इसके बारे में भी इसकी विधि लिखेंगे, लाभ लिखेंगे, इसकी सावधानियां लिखेंगे। इसके बाद आप लास्ट में लिखेंगे शीतली प्राणायाम। आप इसके बारे में भी लिखेंगे, इसकी विधि, इसके लाभ, इसकी सावधानियां, ठीक है। आई होप गाइस क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर आपका आके ये जो आपकी फाइल है व्यक्तित्व विकास एवं योगा, ये आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको ये फाइल बनानी है, किस तरीके से इसमें योग के बारे में लिखना है, प्राणायाम के बारे में लिखना है, और किस तरीके से इसमें आपको व्यक्तित्व के बारे में, इसकी परिभाषा, सिद्धांत, निर्धारक, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये हमारी 19 पेज की फाइल थी। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, आपको ये फाइल अंडरस्टैंड हुई हो, तो प्लीज लाइक करिएगा, मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और प्लीज कमेंट करिएगा इसकी आपको समझ आया ये वीडियो कि नहीं, ये आपको फाइल समझ आई कि नहीं, कि किस तरीके से बनाना है। तो ऐसे आपको और भी मैंने बहुत सारी फाइल्स आप लोग को प्रोवाइड की हुई है। आई होप वो सब आप देखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए लेसन प्लान के साथ या फिर नए प्रैक्टिकल फाइल के साथ। तो गाइज अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।